आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देख रहे हो, भूकंप आ रहा है। ये जापान में इतने सारे भूकंप आखिरकार क्यों आते हैं, हम आज इस पे बात करने वाले हैं। जापान में जो भूकंप आया है, देखिए भूकंप की कई बार मैं बात कर चुका हूं, तो उसकी ज्योग्राफी की तो मैं मतलब भूकंप कैसे आता उसकी बात नहीं करूंगा मैं, वो आपको पता ही है। हम ज्योग्राफी की, जापान की ज्योग्राफी की, रिंग ऑफ फायर की बात करेंगे। जापान, देखिए आपको बता दूं कि जो जापान है वो एक महान देश आप उसको बोलेंगे, एशिया में एक डेवलप्ड कंट्री, लेकिन जापान एक बदकिस्मत देश है ज्योग्राफिकल वाइज, क्योंकि जापान की ज्योग्राफी ऐसी है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन स्टिल ये सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत तगड़े से सर्वाइव कर रहे हैं। यहां के लोगों की वजह से इतने मेहनती, इतने डिसिप्लिन, काम को लेकर पागल रहते हैं। यहां पे करना है तो करना है। हमारे यहां तो ये है कि भाई चलो टाल दो, लेकिन यहां पे ना जब तक काम को ये धर्म मानते हैं, सबसे बड़ी बात। तो जापान का जो अर्थक्वेक है इसने तबाही मचा के रखी है। अब ये ज्योग्राफी के कंसेप्ट है, तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी में मैंने बहुत अच्छे से समझाया ये सारी चीजें। अभी न्यू ईयर कूपन कोड यूज करिए, कल लास्ट डेट है सेल की, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। बहुत ही शानदार मौका है, जो भी कोर्स ले ले अपना, अनअकैडमिक, डार्क साइकोलॉजी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अभी जो हमने पॉर्न एडिक्शन वाला 350 का कोर्स है, शानदार कोर्स अभी बनाया, अभी 5 जनवरी से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। इन सब पे 30% आपको ऑफ मिलेगा। ओके, तो ये आप जरूर करें। तो हम जापान की बात कर रहे थे कि जापान में जो भूकंप आया है, यहां भूकंप आते रहते और हर 1100 साल में यहां पे भूकंप आता है। ठीक है, ये रिपीट होता है पैटर्न। अब 2011 में जो जब जापान में भूकंप आया था, 9 की तीव्रता का, रिक्टर स्केल पे ये 7.5 की तीव्रता का भूकंप आया, 7.6 टू बी प्रिसाइज। तो जो भूकंप आया था जापान में 2011 में, फुकुशिमा पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, बैंड बज गई थी, लाइट थी नहीं। चेरनोबिल लेवल 7 इमरजेंसी लगाई थी, चेरनोबिल वाली इमरजेंसी हो गई थी। क्योंकि देखिए, अगर आप, अब पूरा जापान चलता है न्यूक्लियर पावर से, तो अब मान लीजिए कि अगर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं तो पानी नहीं, तो फिर आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें जो फ्यूल है वो तो रेडियो एक्टिव होता है ना, वो फैल जाएगा, रेडिएशन फैलने का खतरा रहता है। तो ये बड़ा डेंजरस है, उसका कोर मेल्ट हो सकता है और रेडिएशन फैल सकती है, जैसे चेरनोबिल में हुआ। तो पूरी दुनिया इसके चपेटे में आ सकती है, बुरी हालत। वो वेब सीरीज देखी चेरनोबिल की? नहीं, देखो। अभी तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर 1985 चेरनोबिल माना जाता है, राइट। तो अब 2011 में जापान में वही देखने को हमको मिला था। सुनामी आई, बहुत बड़ी सुनामी आई। कल भी सुनामी आई टोयोमा रीजन में, 10 फीट ऊपर सुनामी, लंबी सुनामी आई। 33,000 घरों में बिजली नहीं है। 2 दिन के अंदर अंदर जापान में 150 के करीब भूकंप आए हैं। छोटे भी हैं इसमें, छोटे ही बेसिकली, लेकिन 150 के करीब। 8 लोगों की जाने गई है, कितने घायल हैं, कहीं रोड टूटी है, मैंने आपको दिखाया वीडियो में, कहीं घर कोलैप्स हो गए हैं, है ना। ये 33,000 इशिकावा, निगाता और फुकुई प्रीफेक्चर, जैसे भारत में राज्य है ना, वहां पे प्रीफेक्चर्स है। टोटल 47 प्रीफेक्चर्स जो हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बेसिकली। जापान 4 आइलैंड में है, वैसे तो टोटल 14,500 जापान में आइलैंड है, लेकिन मेनली वहां पे 5 आइलैंड है, 4 के 5, ओकिनावा कभी अलग। तो ये चीज, तो 7.6, 4:10 पे, शाम को 4:10 पे ये 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया। और फिर अगले 2 घंटे भूकंप आते ही रहे। 7 भूकंप को एक के बाद एक देखने को मिले। बहुत सारे लोगों की जाने गई है, यहां पे काफी डैमेज और कैजुअलिटी हमको देखने को मिली है, और काफी लोग इसमें मारे भी गए हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके की कुछ तस्वीरें देखने को मिली है। कई घर कोलैप्स हो रहे हैं। जापान में घर बेसिकली बनाए जाते हैं, भूकंप रहित घर, क्योंकि जापान में पिछले 3,000 सालों से भूकंप, हमेशा से यहां पे भूकंप आ रहा है और आता ही रहेगा। ये जो ये वो कौन सी प्लेट है, ये कोई ट्रेंच जो है, मैं नाम भूल गया, नैनजिंग क्या नाम था उसका, अभी मैं आपको दिखा दूंगा मैप में। तो ये पूरी ट्रेंच कोलैप्स होगी, जिसमें टोक्यो भी आता है आगे आने वाले। और अब ये भी बोला जा रहा है कि जैसे दिल्ली के लिए वार्निंग है कि बहुत बड़ा भूकंप दिल्ली के लिए इंतजार कर रहा है, वहीं टोक्यो के लिए भी वार्निंग है कि अगले 10 सालों में टोक्यो में एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों, वाई इतने भूकंप आखिरकार आते क्यों? अब देखिए, पीएम ने इमरजेंसी, फुमियो किशिदा कह रहे कि भैया इमरजेंसी तो है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी ये सुनामी वार्निंग है। ठीक है, सुनामी की भी वार्निंग जो है वो जारी की गई है। जापान में भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण ये है दिस वन, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां के दुनिया के 75% वॉल्केनो स्थित है। 450 वॉल्केनो आपको अकेले पैसिफिक रिंग ऑफ
फायर में देखने को मिलेंगे और जो मोस्ट एक्टिव अर्थक्वेक टेक्टोनिक बेल्ट इन द वर्ल्ड है। अब देखिए ये जो पूरी सरकम पैसिफिक बेल्ट है, ये हॉर्स शू टाइप की, ये जापान में चलती है। अब सर समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखो, ये आप देख सकते हो ना, ये पूरी हॉर्स शू टाइप की बेल्ट जो है ना, ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। मुझे जरा देखने दीजिए कि क्या यहां पे और भी मैप्स हैं। चलो कोई बात नहीं, इसी में मैं समझा देता हूं। अब जापान में भूकंप को समझने से पहले आपको प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये क्या होती है। और फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने इसको ज्योग्राफी में बहुत बढ़िया तरीके से बताई है। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, आपको पता है कि पूरी दुनिया, जैसे ये धरती है, ये है आपका कोर, ये मेंटल है, ठीक है, और ये आपका क्रस्ट है जहां पे हम खड़े हुए हैं, और ये आपका मैंटल है, बहुत गर्म, प्रेशर के कारण बहुत सब कुछ पिघल जाता है, सब मॉल्टन मैग्मा है, और ये कोर तो है ही है जो लगातार घूम रहा है, ठीक है, 6500 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर यहां पे रहता है। अब ये पूरा क्रस्ट जो है ना, दो प्लेट्स हैं, एक तो हमारा ओशन है, ओशन की प्लेट्स, और एक हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। सियाल सीमा मालूम है ना, जो ओशियानिक है वो सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम, और जो आपकी अर्थ क्रस्ट है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो बेसिकली है क्या कि हमारी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में जो वाटर है वो 70% है, और जो हमारा कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट, वो तैर रहे हैं। अब प्लेट्स के ऊपर है ये सब कुछ। तो बेसिकली क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें तो पूरी दुनिया प्लेट्स में डिवाइडेड है, जिसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं। प्लेट्स की भी बात करें तो 7 मेजर और बाकी बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं। यही मेजर माइनर में टूटती है। मेजर में कौन सी जो 7 कॉन्टिनेंट है हमारे, एंटार्क्टिका प्लेट आ गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गई जिसमें हम रहते हैं, है ना। ये पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक ही थे, फिर बाद में कॉन्टिनेंटल शिफ्ट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया कट के इधर चला गया, ठीक है। पहले देखिए धरती कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था पैंजिया, फिर धीमे धीमे जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो सब कुछ टूटा, सब कुछ एक दूसरे से दूर गए, ठीक है। और ये फिर आएगा, फिर एक बार सुपर कॉन्टिनेंट होगा, तो कई बार होता रहता है ये, ओके। तो अब 7 मेजर प्लेट्स की बात करें तो कौन सी, अंटार्कटिका हो गई आपकी, इंडो ऑस्ट्रेलियन हो गई, फिर अमेरिकन प्लेट हो गई, फिर पैसिफिक प्लेट हो गई, फिर अफ्रीकन प्लेट हो गई, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई। तो ये सारी प्लेट, यूरेशियन प्लेट हो गई। ये 7 प्लेट जो हैं वो मेजर प्लेट है, और बाकी माइनर बहुत सारी प्लेट्स हैं। अब जब ये प्लेट्स की बात करते हैं तो इसमें 3 चीजें होती हैं, इसी में सब खेल छुपा है। सबसे पहले या तो देखिए पहले जो प्लेट है ना, प्लेट, क्योंकि देखिए कोर घूम रहा है ना, लगातार वो मूव कर रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, फोर्सेस जनरेट हो रही है। एस्थेनोस्फीयर, ये जो हमारा क्रस्ट का नीचे का एरिया एस्थेनोस्फीयर होता है, यहां पे बहुत हाई प्रेशर है, जिसकी वजह से प्लेट आपस में दूर जा रही है। तो जब प्लेट आपस में दूर जाती है तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट, ओके। जब प्लेट आपस में पास आती है तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंट, और जब प्लेट ऐसे ऐसे तो ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन, हालांकि ये तीसरी वाली पे अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पे पढ़िए। कन्वर्जेंट क्या होता है, कन्वर्जेंट मतलब होता है कि जैसे एक भारी प्लेट है, एक हल्की प्लेट है। जाहिर सी बात है जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे जाएगी। भाई जो भारी चीज होती है ना, सिंपल सी बात है कि आप बर्फ है, बर्फ भारी होती है, पानी में डालो बर्फ एकदम नीचे चली जाएगी, भारी चीज नीचे जाएगी ना, हल्की चीज ऊपर रहेगी। तो जब कन्वर्जन मतलब जब ये प्लेट पास आ रही है तो ये जो भारी प्लेट है ये नीचे चली जाएगी, जिसको सबडक्शन कहते हैं, और ये हल्की प्लेट ऊपर उठती जाएगी, ठीक है। अब जब ये प्लेट उठ रही है, ऊपर उठ रही है, तो पहाड़ बन रहे हैं। अब देखो बेटा, बहुत ही ध्यान है, हीज थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, बहुत सारी थ्योरीज है। वैगनर सबसे पहले आए थे, क्लास 11th की ज्योग्राफी बहुत ही शानदार है, जबरदस्त, अगर आपको ये सब समझना है तो, ठीक है। ये फिजिकल ज्योग्राफी या अर्थ ज्योग्राफी के लिए क्लास 11 की एनसीईआरटी बहुत ही जबरदस्त है, जिसका मैंने कोर्स भी बनाया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि जब, ध्यान से सुनना, ये नीचे एस्थेनोस्फीयर है, बहुत ही ज्यादा टेंपरेचर है, बहुत प्रेशर है, तो यहां पे पाताल है, पाताल समझ लो। तो पाताल लोक में कुछ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि अगर मेरा पेन भी पाताल लोक में गया, टेंपरेचर इतना ज्यादा, प्रेशर इतना ज्यादा कि मॉल्टन मैग्मा हो जाएगा, ये जल जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में, इतना ज्यादा वहां पे प्रेशर है। तो होता क्या है
कि जो प्लेट सबडक्ट नीचे जा रही है वो मॉल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, और ये ऊपर उठता जा रहा है, ये प्लेट पहाड़ के फॉर्म में या फिर वॉल्केनो के फॉर्म में। तो यहां पे आप जो भी देश देख रहे हो ना, जापान हो गया, आपका फिलीपींस हो गया, ये सब ऐसे ही बने हैं, प्लेट सबडक्ट हुई है, कन्वर्ज किया और ये ऊपर गए, तो इसीलिए आपको ढेरों वॉल्केनो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर पूरे जापान की बात करें तो 4 प्लेटों के बीच में बेचारा फंसा हुआ है। एक तो ये फिलीपीन प्लेट है, समझ रहे हो, फिलीपीन प्लेट है, इधर ऊपर यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और इधर आपका पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक ट्रेंच आप कह सकते हो। तो अब ये एक दूसरे, भाई ये यूरोशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की तरफ फिलीपींस और ये बाकी ये वाली पैसिफिक प्लेट ये आगे बढ़ रही हैं, ये सबडक्ट हो रही हैं। अब सबडक्शन होगा तो धरती हिलेगी, तो इसीलिए यहां पे भूकंप बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं। ये रिंग ऑफ फायर बड़ा डेंजरस है। अब रिंग ऑफ फायर भी क्यों है यहां पे, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया में आपको बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। कैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी? यही प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। अब प्लेट टेक्टोनिक्स कन्वर्जेंट की बात कर लिया, फिर दूसरा होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब जब प्लेट दूर जा रही है, तो हीज थ्योरी ऑफ जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग उसमें यही है, मिड ओशियानिक रेंजेस बन जाती है। जैसे ये है, अब प्लेट जब दूर जाती है, देखिए जब कन्वर्ट करेंगी तब तो एक प्लेट सबडक्ट पाताल में गई, दूसरा पहाड़ बन गया, या वॉल्केनो, वॉल्केनिक जो पहाड़ होते हैं ना बहुत सारे, लेकिन जब ये प्लेट दूर जाएंगी तो भाई वॉल्केनो नीचे है, दूर जाएंगे वॉल्केनो, लावा फट के ऊपर आएगा और वो नई नई लेयर जो है वो बनाता रहेगा, यानी कि साइक्लिक है। समझ रहे हो, जो चीज नीचे जा रही है वही चीज बाद में ऊपर आ रही है। कितना जबरदस्त साइंस है। जो प्लेट सबडक्ट हुई वो क्या होगा, मैग्मा बन गई, और फिर जब सी फ्लोर स्प्रेड हुआ तो वही बाद में ऊपर आ रही है, सब बना रही है, तो कुछ वेस्ट नहीं जा रहा है यहां पे। तो ये डाइवर्जेंट तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी होती है। अब जापान की बात करें तो जापान इन्हीं बहुत सारी माइनर प्लेट्स आपको देखने को मिल रही है, ये आपस में टकराती रहती है, जिसकी वजह से जापान में भूकंप आता है। और इसी पूरी रिंग ऑफ फायर ये ऑस्ट्रेलिया से शुरू होता, फिर जावा इंडोनेशिया को कवर करते हुए जापान को पूरा कवर करता, फिर एल्यूशियन ट्रेंच, फिर उसके बाद फिर ये पूरा साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, यहां पे नास्का प्लेट है। नास्का प्लेट की वजह से इधर वाले एरिया में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। अब जापान का इसमें मैप अगर प्रॉपर मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए, देखता हूं अभी लगाया कि नहीं आगे। तो वही मैंने बताया कि बहुत सारी टेक्टोनिक, तो ये मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या है, हाँ ये देखिए बेस्ट, इसमें भी जापान नहीं है। तो अब आप ये देख सकते हो कि पूरी जापान ट्रेंच है। अब ये जापान है, अभी जो अर्थक्वेक आया है वो इधर वाले ये एपिसेंटर है वहां पे। ये पूरा जो होन्शु आइलैंड है, होन्शु, शिकोकू, ठीक है, होकाइडू और ओकिनावा, ठीक है, ये जो 5 आइलैंड है टोटल, ठीक है, इसमें डिवाइडेड है। अब ये आपकी ओखोत्स प्लेट है, ठीक है, इसमें आपकी जो ये माइनर प्लेट है, ये जितनी भी आपको प्लेटें दिख रही है ना, ये मेजर प्लेट है, यूरोशियन प्लेट है, ठीक है। तो अब ये इतनी सारी प्लेट और इतना ज्यादा मूवमेंट चल रहा है, ये पैसिफिक प्लेट जो है ये यूरेशियन प्लेट में सबडक्ट कर रही है, मतलब पैसिफिक प्लेट भी बहुत सारी माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है, वो सबडक्शन हो रहा है लगातार, जिसकी वजह से बेचारे जापान में भूकंप आता ही रहता है, और ये भूकंप आगे भी जापान में आता ही रहेगा, तो इसका आप रोक नहीं सकते। और भूकंप आगे तो सुनामी भी आती है। तो ये इसलिए जापान में इतने सारे भूकंप आते हैं। आई होप आप कंसेप्ट समझे होंगे। बाकी आप अगर आपको और अच्छे से कंसेप्ट समझना है तो आप एनसीईआरटी के कोर्स हमारे जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।